डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट और मार्केट 1%, 2%, 3% गिर जाता है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही वो रिकवर भी कर लेता है। तो यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर हमें इससे परेशान होना चाहिए या फिर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, एडवांटेज उठाना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही आप लोग के कुछ प्रश्न भी हैं, मैंने नोट डाउन किया हुआ है, उसको भी आंसर करूँगा। 3 क्वेश्चंस को आज आंसर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मार्केट देख लेते हैं कि मार्केट के हालात क्या हैं। तो मार्केट का हालात मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है। ऑल्दो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप देखेंगे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सेक्टर थीम में जाएंगे तो वहाँ तो थोड़ा परफॉर्मेंस आया है। कॉन्ट्राबेट आईटी देखिए, बहुत ज़्यादा रिटर्न, 3% से भी ज़्यादा ऊपर है। और ज़्यादातर स्टॉक्स भी देखेंगे ना तो रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है। उसके बाद डिफेंस बुरी तरह से गिरा है, एफएमसीजी बुरी तरह से गिरा है, लेकिन फिर नीचे रिटर्न आया है। लेकिन ऑटो में देखिए अच्छा रिटर्न है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छा रिटर्न है, और नीचे भी मोस्टली मिक्स्ड है। लाइक रियलिटी देखिए बहुत अच्छा रिटर्न, और बैंक्स तो गिरा हुआ है। इसीलिए लार्ज कैप आईटी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस है, फिर भी लार्ज कैप्स में परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि बैंक्स अगर इतना ज़्यादा गिरेगा तो परफॉर्मेंस आएगा नहीं। बाहर देख लेते हैं कि दूसरे मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो यूएस मार्केट अगर देखेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं था यूएस मार्केट का। इनफैक्ट उनका अगर आप प्री मार्केट फ्यूचर्स भी देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। एशियन मार्केट्स में तो बहुत ज़्यादा गिरावट है। लाइक यहाँ पे देखिए जापान का मार्केट अबाउट 4% के आसपास गिरा हुआ है। कॉस्पी जो कि साउथ कोरिया का मार्केट अबाउट 10% के आसपास गिरा हुआ है। तो साउथ कोरिया और ताइवान में देखेंगे ना, साउथ कोरिया में सही बात है रिटर्न ज़्यादा आता है, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिलेटिवली ताइवान में रिटर्न थोड़ा कम आया है, लेकिन वोलेटिलिटी एटलीस्ट उतना ज़्यादा नहीं है। और यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे तो यहाँ परफॉर्मेंस ठीक है, ज़्यादातर मार्केट्स में थोड़ा परफॉर्मेंस आया। सो ओवरऑल मिक्स्ड परफॉर्मेंस रहा है आज। क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो बहुत राहत मिला है ना। देखिए 85-86 के आसपास चला गया है ना, 96-97 चल रहा था, और उसके बाद काफ़ी गिरावट आया। इसीलिए कल तो मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न्स था, और आज भी मतलब बुरा नहीं है, कुछ सेगमेंट्स में तो आज भी अच्छा खासा रिटर्न आया है। गोल्ड सिल्वर देखेंगे तो बहुत हाल बेहाल है, गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? डॉलर। देखिए गोल्ड सिल्वर आजकल डॉलर के आधार पे ही मूव कर रहा है। डॉलर देखेंगे, यूएस डॉलर इंडेक्स तो 101.5 के आसपास चला गया है, बहुत ऊपर गया है। इसीलिए आपको गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। क्रिप्टोज़ भी देखेंगे ना तो क्रिप्टोज़ भी बुरी तरह से गिरा हुआ है ज़्यादातर। सो नाउ मार्केट में चल के आ रहा है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए मैंने पहले भी कई बार बताया था ना कि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ईरान को लेके, क्योंकि यूएस में डेमोक्रेसी है, इलेक्शन आने वाला है। ट्रंप को फाइनली तो जनता के पास जाना पड़ेगा ना वोट लेने के लिए। ईरान में ऐसा कुछ है नहीं, वो जो चाहे करेंगे, ठीक। तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई जो करना है करो, हम बातें नहीं मानेंगे, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। और 2 चीज़ें मोस्टली वहाँ फंस रही है। एक तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ईरान बोल रहा है हम पूरा कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और दूसरा है यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर भी वो पूरी तरह से ईरान तैयार नहीं हो रहा है कि हम इसको छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेगा ना तो और अच्छी तरह से समझ गया ईरान कि अगर उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो यूएस उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया पे तो हिम्मत नहीं है यूएस का अटैक करने का। तो ईरान समझ चुका है, और देखिए ये भी समझ चुका है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए पहले हम लोग को लग रहा था ना कि अगर यूएस सोल्जर्स को कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब वहाँ पे अगर डेथ्स हुए तो ईरान के साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन वो भी होने लगा आजकल ना। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और लगता नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए रहेगा, फ़िलहाल यही देख कर लग रहा है। लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है ना कि ह्यूमन बींग्स हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में प्रॉब्लम रहा भी ना, तो आने वाले सालों में हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेंगे। देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, या शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है, हम लोग कोई ना कोई उसका ऑल्टरनेटिव पूरा वर्ल्ड इनफैक्ट ढूंढ कर वो आगे बढ़ जाएगा। और ईरान फ़िलहाल बिल्कुल नहीं लग रहा है कि पूरी तरह से कंट्रोल छोड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने ना, तो ये जो हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमेशा बना रहेगा कि भाई किसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ। बिल्कुल फ्री था ना, हम लोग आराम से वहाँ से कोई भी गुजर सकता था, कहीं कोई बंदिश नहीं। अब देखिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। ऑफ कोर्स उसके लिए पूरी तरह से हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को ही ब्लेम करना पड़ेगा ना। पहले तो कोई प्रॉब्लम था, अब ईरान मजबूरी में कर रहा है क्योंकि पहले तो उसने नहीं किया था। तो ये सब है, लेकिन हाँ ये सब देखिए होता है, हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे आगे, और उसके बाद ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। हमेशा ध्यान में रखें यूरेनियम इनरिचमेंट भी बिल्कुल ईरान नहीं छोड़ने जा रहा है। इनफैक्ट अब तो उसको जब पता चल गया कि नहीं बहुत ज़रूरी है, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर ही मोस्टली, मुझे तो जो मेरा पर्सनल थोड़ा बहुत मुझे जानकारी लगता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्कुल ईरान भी बना लेगा। और उसके लिए भी
कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं क्योंकि ईरान तो ऐसे ही बनाता है, लेकिन कुछ हद तक उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो देखिए अभी हो क्या रहा है मार्केट में ना, कि जो इन्वेस्टर्स हैं, खासकर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जब भी मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है डर कर भाग जाते हैं। ठीक है, काफ़ियों को लॉस भी हो जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग या फिर कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो तो पैसा बना रहे हैं ना, उनके लिए कोई दिक्कत। ट्रंप फैमिली का अगर आप देखेंगे ना तो वेल्थ बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और सिर्फ उनका नहीं, उनके फ्रेंड्स का भी बढ़ रहा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके ट्वीट पे ही मार्केट अप डाउन होता है ना। तो जब भी ट्वीट करते हैं नेगेटिव पूरा गिर जाता है, और उसके बाद फिर से कुछ पॉजिटिव बोल देते हैं, फिर से सब कुछ ऊपर चला जाता है। कितना पैसा सब कोई बना रहा है, और हम लोगों को भी इसको ऐसे ही देखना चाहिए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर, क्योंकि ज़्यादा समय उनके पास है नहीं और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मोस्टली नवंबर का जो इलेक्शन आएगा, मोस्टली ऐसा लगता है कि वो बहुत बुरी तरह से शायद हारे, और उनके जो पावर्स हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जिस तरह से फ़िलहाल एक्ट कर रहे हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगा ना, मतलब दूसरे पार्टी का, डेमोक्रेट्स का, तो इस तरह से खुलेआम वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे ऐसे देखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर, बहुत ज़्यादा टेंशन में आके हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। देखिए हर एक चीज़ का प्लस और माइनस होता है। ठीक है, कभी ना कभी कोई ना कोई रीज़न आता है जिसके कारण मार्केट ऊपर जाता है, जिसके कारण मार्केट नीचे जाता है। फिलहाल वो रीज़न ट्रंप है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ट्रंप जब चले जाएंगे, मतलब प्रेसिडेंट तो कुछ ही समय के लिए, उसके बाद चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है ना कि स्टॉक मार्केट कभी नहीं गिरेगा, कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए। अभी सही बात है, जो हम लोग बोलते हैं ना तात्कालिक कारण, वो ट्रंप है, लेकिन भाई बाद में फिर से कोई दूसरा कारण आ जाएगा, उसी तरह से कोई दूसरा कारण आ जाएगा जिसके कारण मार्केट ऊपर भी जाएगा, किसी कारण नीचे भी चला जाएगा। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। टैको ट्रेड यही है ना, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। मतलब ट्रंप, सही बात है, पूरा वो पहले माहौल बनाते हैं, डराते हैं, लेकिन फिर से फाइनली वो साइड से हट जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं, अपना जो स्टैंड है उस पर टिके नहीं रहते। यही है टैको ट्रेड। तो आइडली एज अ इन्वेस्टर हमें इसका एडवांटेज उठाना चाहिए। कैसे एडवांटेज उठाना चाहिए ना, आप लोग बोलते हैं भाई रिटर्न ही नहीं आ रहा है, 2-2 साल तक रिटर्न नहीं आ रहा है, क्या करें। तो देखिए स्टॉक मार्केट तो ऐसा ही है। अगर आप ये सोच कर आ रहे थे कि डेली बेसिस पे आपको रिटर्न आएगा, तो आपकी गलती है ना। स्टॉक मार्केट तो ऐसा ही काम करता है, कई बार तो 3 साल 4 साल भी रिटर्न नहीं आता है। बाहर जाकर देखेंगे तो 10-10 साल का रिटर्न गायब है। तो इसको इस तरह से देखें। आपको अगर लगता है कि आप मार्केट में टिक पाएंगे 5 साल 10 साल 15 साल, तभी आइए, तो मत आइए ना। 2 साल के लिए क्यों आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ हमें सोचना है। और भाई जब गिर रहा है आपके लिए अच्छा है ना, आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब मार्केट गिरा हुआ तो आपके लिए अच्छा एडवांटेज उठाइए। मार्केट एवरेज आउट करता है। 2-3 साल अगर गिरा रहेगा तो वो पीरियड भी आएगा जब अचानक बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा और सब कुछ एवरेज आउट कर देगा। मैंने हमेशा बताया मार्केट का जो रिटर्न्स है लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई नॉमिनल जीडीपी कैसा चल रहा है, कंपनीज़ का अर्निंग ग्रोथ कैसा चल रहा है, बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ कैसा चल रहा है। ध्यान रखिए, ये सब बेसिक चीज़ है। शॉर्ट टर्म में सही बात है, मैं तो खुद ही बोलता हूँ 100% लक है। 1 साल 2 साल शॉर्ट टर्म है इक्विटी के लिए। ये डेट फंड में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेट के लिए सही है, 1 साल 2 साल 3 साल सब 6 महीना सब में इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो अलग है। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं। इक्विटी मैंने हमेशा शुरू से मेंटेन किया, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 5 ईयर्स। जितना ज़्यादा रहेगा उतना पैसा बनाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसे देखिए इसको, 1-2 साल में अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो इक्विटी आपके लिए नहीं है। एक्सेप्ट करके हमें मूव ऑन करना चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं तो ये जो टैको ट्रेड है इसको बहुत ना एडवांटेज की तरह लेता हूँ कि भाई जब जब वो गिर रहा है, जब भी वो कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं, गिर रहा है, तो अगर उस समय थोड़ा बहुत पैसा है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे उसका एडवांटेज उठाना चाहिए। और देखिए अभी क्या चल रहा है, अर्निंग सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं ना। कुछ स्टॉक्स का थोड़ा बहुत अगर परफॉर्मेंस ख़राब है तो बुरी तरह से गिर रहा है, 8%, 10%, 12% इस तरह से गिर रहा है। लेकिन वहीं किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो तेज़ी से ऊपर जा रहा है, 10%, 15% ऊपर जा रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा समय माना जाता है। जब अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है आपके पास, आपने रखा हुआ है पोर्टफोलियो में, उसका किसी कारण से थोड़ा बहुत रिजल्ट ख़राब आ गया, गिर गया, अच्छी बात है, उसका एडवांटेज उठाइए। तो देखिए ये सब चीज़ों में हमें आइडियली, देखिए स्टॉक मार्केट के लिए आपको तो पॉजिटिविटी लाना ही पड़ेगा। अगर आप नेगेटिविटी के साथ आएंगे स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, अप डाउन होता है ना। पैसा जब नीचे जाता है किसी को अच्छा नहीं लगता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन यही तो समझना, यही चीज़ जो समझ गया ना इस बारीकी को, आगे बढ़ जाएगा, अच्छा खासा पैसा बना लेगा। इसी तो स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग पैसा बना पाते हैं, क्योंकि इस तरह का नेगेटिविटी लेकर अगर रहेंगे ना कि अरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पैसा नहीं बना, पैसा बना, ऐसा ही बनता है भाई। एक बार में ही इतना ज़्यादा आएगा, पूरा एवरेज आउट कर देगा ना। मैं बोलता हूँ ना, इंटरेस्ट के साथ वसूल वही होता है यहाँ पे।
तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रम्प ठीक है भाई, जो कर रहे हैं करने दीजिए, आपका जो काम है आप कीजिए। हम वही कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में, जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में जानना चाहिए ऑफकोर्स, लेकिन उसको लेकर अननेसरी हेडेक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, और आइडियली अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, तो उसको एडवांटेज उठाना चाहिए। मैं तो एडवांटेज उठा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है अभी, और यहाँ पे जो कुछ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आने वाले 5-10 साल में उसका मुझे अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। नाउ मैं आपके कुछ प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ। तो एक तो पूछा आप लोगों कि डेट फंड क्या इमरजेंसी फ़ंड के लिए यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं ना। या तो लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड को आप यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी फ़ंड के लिए, या अगर कंफर्टेबल नहीं है तो इवन एफडी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डेट फंड्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट टेनर वाला ना। लिक्विड फंड रखें या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड रखें, ये इमरजेंसी फ़ंड के लिए रिलेटिवली बेटर ऑप्शन होगा। एक है कि बच्चों के नाम पे अलग इन्वेस्टमेंट, कई बार मैंने लाइव स्ट्रीम्स में आंसर किया है इसको ना। तो देखिए, मेरा पर्सनल व्यू है कि बच्चों के नाम से अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है ना बच्चों के नाम से, लेकिन बच्चों के नाम से नहीं, मैं अपने नाम से, मतलब मेरी वाइफ के अकाउंट से इन्वेस्ट होता है, ठीक है, बच्चों का, लेकिन बच्चों के नाम पे नहीं होता है भाई। देखिए, बच्चे हैं आजकल, आप देख रहे हैं किस तरह का जनरेशन चल रहा है ना, वो भी आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स, पता नहीं बच्चों का बिहेवियर कैसा होगा, यू नेवर नो। और जैसे ही वो ना 18 ईयर्स का होगा, अगर उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट है, पूरा का पूरा पैसा उसके पास चला जाएगा। आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे उस पैसे के साथ। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बच्चा है पैसे को सही से यूज़ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो पैसा उसका हो गया लीगली। जैसे ही 18 ईयर्स का हुआ आपका बच्चा, वो पूरा का पूरा पैसा उसका हो गया, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखें। तो अगर मेरा पर्सनल व्यू पूछे तो मुझे यही लगता है कि भाई अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब या तो हस्बैंड करे या वाइफ करे, अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट करे, या बच्चों के नाम पे ऑफकोर्स उसको छोड़ दे अलग, वो बात सही है। और जब बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, जिस भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, आप खुद उसे निकालें और यूज़ करें, उसको हेल्प करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जनरेशन इस तरह का है ना। हो सकता है कि भाई सब कुछ अच्छा यू नेवर नो, लेकिन रिस्क क्यों लेना, क्योंकि इतनी मेहनत से हम कुछ पैसा जमा करेंगे, और बच्चे ने अगर उसके साथ कुछ पैसे के साथ, मतलब पैसे का सही यूज़ नहीं किया, पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा ना, और बच्चे का ऑफकोर्स फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। बच्चे तो बच्चे हैं, सो मेरे अनुसार ऐसा ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट हाँ, अगर बच्चों के नाम से करना है तो किया जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन जनरली नहीं होता है, ऑफलाइन ही करना पड़ता है। ऑनलाइन तो शायद इस तरह का फैसिलिटी मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन शायद ऑनलाइन इस तरह का मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऑफलाइन बिल्कुल आप कर सकते हैं, बच्चों के नाम से भी किया जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक और क्वेरी है, कंपैरिजन ऑफ PSU म्यूचुअल फंड एंड PSU ETF। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझ रहा हूँ कि आप शायद थीमेटिक फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, कि जो PSU म्यूचुअल फंड होता है ना, जो PSUs में इन्वेस्ट करता है, या फिर वैसा ETF जो कि PSUs में इन्वेस्ट करता है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझ रहा हूँ, और वैसे ही जवाब दूंगा। तो देखिए, मेरे अनुसार अगर हम मेरा व्यूज़ पूछे, जो कि कई बार मैंने पहले बताया है, कि सेक्टर और थीमेटिक फंड से दूर रहें तो अच्छा है। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, अगर किसी को फिर भी इन्वेस्ट करना है, होता है नहीं भाई मुझे करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे अनुसार तो डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए हमेशा जाना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप बहुत हुआ, इसी में से कुछ सेलेक्ट करके कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई कहे कि नहीं मुझे करना ही है, तो अगर करना ही है तो वहाँ पे देखिए PSU ETFs में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको AUM जो रहेगा उसका बहुत छोटा होगा, ट्रेडिंग भी अच्छा खासा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ETF के लिए जब भी जाए ना, तो आप चेक करें कि भाई AUM थोड़ा बड़ा हो, वहाँ पे ट्रेडिंग अच्छा हो। क्योंकि अगर ट्रेडिंग अच्छा, मतलब बाय सेल ज़्यादा हो, लिक्विडिटी हो, वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होगा तो आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। खरीदते वक्त भी आप महंगा खरीद लेंगे, और बेचने जाएंगे तो हो सकता है उस समय भी या तो बिके ही नहीं, क्यों, और लिक्विडिटी नहीं तो हो सकता है बिके ही नहीं। अगर बिका भी तो शायद आपको अच्छा रेट ना मिले उस समय। तो हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपको ETF और म्यूचुअल फंड में कंपैरिजन करना है तो म्यूचुअल फंड ही आपका नंबर 1 ऑप्शन होना चाहिए। और ETFs में तभी जाएं जब आपको इसका आइडिया है कि ETFs काम कैसे करता है, INAV क्या होता है। ETF पे मैंने एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया था, उस पर INAV को मैंने डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि INAV क्या होता है, सही रेट पे हम ETF कैसे खरीद सकते हैं, और साथ ही ETF में आप AUM ज़रूर चेक कर लें कि थोड़ा बड़ा फंड हो। छोटा मोटा फंड है, लिक्विडिटी नहीं मिलेगा, ना सही से आप खरीद पाएंगे ना सही से बेच पाएंगे, ठीक, हमेशा ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, अगर बड़ा ETF है और अच्छा खासा वहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है, लिक्विडिटी आराम से अच्छे रेट पे आप खरीद पा रहे हैं,
बेच पा रहे हैं, क्योंकि खरीदना बेचना ऑफ कोर्स आपको INV से कंपेयर करना पड़ेगा। INV क्या है उस वीडियो को आप देख लें। ETF जाकर टाइप करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल ना सर्च में, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। 2-3 लास्ट वीडियोस देख लेंगे, ETF आप अच्छी तरह समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड ही बेस्ट रूट है, लेकिन हाँ ETFs के लिए भी जाया जा सकता है, प्रोवाइडेड जो कुछ मैंने बोला वो चीज़ें आप समझते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।